राजकोट में जहां एक जगह राजकोट की कुछ सीटों पर माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जैसे राजकोट साउथ जहां इस वक्त हम हैं और आम आदमी पार्टी का प्रचार भी जोरों शोरों से होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की उम्मीद ये है कि वो कांग्रेस और भाजपा दोनों की सीटों पर सेंध मार सके। हमारे साथ शिवलाल बारसिया हैं और जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजकोट साउथ से। सर, पहले तो बताइए कि कितना कॉन्फिडेंट आप अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के यहाँ पर कम वर्चस्व होने की वजह से आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट ले रही है। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी और कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? पहले तो मैं 100% कम्फर्ट हूँ। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का वोट, कांग्रेस ने 27 साल से जो ओपोजिशन का काम करना था ये अपनी बेखूबी निभाया नहीं। और बीजेपी ने, आप लास्ट साल में गुजरात मॉडल, गतिशील गुजरात, प्रगतिशील गुजरात वो बोल के आपने सब हमारा गुजरात मॉडल देख लिया। हमारा, मैं आपसे मोटा 5-6 मुद्दा गिनवाता हूँ। तो पेपर कांड, 26 पेपर फूट गए, रोड की हालत बिस्मार, कोरोना में कोई भी जगह पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई भी जो हमारा इलेक्टेड जो ब्यूरोक्रेट है वो कोई बाहर नहीं आया। उसके बाद देखेंगे आप तो इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, तो इसी वजह से बीजेपी में क्या है, तो बीजेपी का वोट भी हम लेंगे, कांग्रेस का भी लेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है आपको, यानी आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। कांग्रेस तो लगातार आप पे निशाना साध रही है, बोल रही है तो बीजेपी के साथ ही है सब। एकदम बढ़िया सवाल किया, अच्छा लगा। बी टीम वाला, एक आज के डेट में बीजेपी के पास 111 कैंडिडेट एमएलए है, उसमें आप जाके पता करो तो 62 या 65 तो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो ए और बी कौन हुआ? शायद अभी तो कांग्रेस, अभी बीजेपी कई सरकार बोलनी मुश्किल है क्योंकि वो तो कांग्रेस वाला चलाता है। और ए और बी तो ये है, हम लोग तो बी नहीं है, हम तो ये बोलने की चीज है। पहले हम जब आए थे तो ये नहीं चलेगी, थर्ड पार्टी नहीं चलती। अरे ये क्या है, थर्ड पार्टी आई और चलने लगी तो वो लोग तो दौड़ने लगे। अभी देखो मोदी जी को 40 सभा करनी पड़ती है, शायद मोदी जी का अभी हेडक्वार्टर भी गुजरात बन जाए। अब देखो अमित शाह का बन गया। इतनी तो सभाएं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, पंजाब से मंत्री लाए हुए हैं। पंजाब में यहाँ पे कोई किसी भी मंत्री को नहीं जानता है, एक साथ 4 सरदार घूम रहे हैं एक कैंडिडेट के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि वो तो नई पार्टी है, तो किसी ने नया ने स्टेबल होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर ये 27 साल से है और इतना सुशासन है तो पीएम को क्यों आना पड़ा? पीएम कह रहे हैं, हाँ, पीएम को क्यों आना पड़ रहा है? 27 साल से चल रहा है। अगर कुछ काम किया है तो उसको इतनी सभा क्यों करनी पड़ती है, इतनी झंडी क्यों लगानी पड़ती है, इतना सब क्यों करना पड़ता है? अगर उसने काम किया है तो इतना दौड़ना क्यों पड़ता है? आप जान सकती है और आप देख भी सकती है कितना पेपर कांड। अभी आज के डेट में पूरा हमारा शिक्षण ध्वस्त हो गया। 7000 स्कूल में एक शिक्षक, वो भी 2 स्कूल मर्ज। अभी तो मुझे तो मैं इलेक्शन में कैंपेनिंग में जा रहा था तो एक हमारा जो एक महिला एक स्कूल थी उसमें सिर्फ 6 लड़की कम होने की वजह स्कूल बंद कर दिया। तो 28 लड़की का भाग्य का क्या होगा, उसकी शिक्षा का क्या होगा? तो ऐसे तो कितना बंद कर दिया उसने। तो आप लोग जो है दिल्ली का जो मॉडल केजरीवाल जी ने बनाया है, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों में फीस कैपिंग है या और स्कूल बनाने की बात है, ये सब मुद्दे और वादे लेकर आप लोग उतरे हैं, तो कितना आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रहा है इन चीजों को लेकर? मैंने सुना कि, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने सुना कि गुजरात का जो जनता है, गुजरात की जनता है, वो कहती है कि हमें फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें फ्री चीजें नहीं चाहिए। तो कैसे आप लोग यहाँ पर प्रॉमिस करेंगे फ्री बिजली, फ्री पानी? गुजरात की जनता फ्री रेवड़ी का नहीं बोल रही है, वो बीजेपी का स्लोगन बन गया है। वो देते, वो लेते, वो फ्री रेवड़ी नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल, मैं उल्टा आपसे भी पूछ सकता हूँ कि अभी दुबई में जाओ तो ये सब नहीं मिल रहा, अगर आप लंदन में जाओ तो नहीं बन रहा, अगर अमेरिका में जाओ तो ये सब नहीं है। फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, सब कुछ है।
तो ये गुजरात या दिल्ली से शुरू हुई आंधी। फ्री शिक्षा तो हर बच्चे का हक है, लेकिन फ्री बिजली और पानी की सुविधाओं की मैं बात कर रही हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारा टैक्स रेवेन्यू इतना बड़ा है, तो इतना पैसा हम आ रहे हैं, तो हम एक सही ढंग से उसका सुचारू व्यवहार करते हैं तो उसमें हम दे सकते हैं, बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं बिजली का बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। जब फ्री बिजली का जब अनाउंस होना था, इस 2 दिन पहले 2 दिन तक हमने माथा पर्ची करके, और मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। तभी हमारा जो ये ऊपर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ये बोला कि हमारा बजट 10,000 करोड़ का है। मैं आपसे एक गर्व से कहता हूँ, अगर 300 यूनिट दे रहे हैं ना, फिर भी हमारा बजट 4,690 करोड़ का ही जा रहा है। हमारे पास और 5,000 करोड़ एक्सेस पड़ा है, एक्स्ट्रा है, दे सकते। कैलकुलेशन तो आप लोग बैठा चुके पहले, अरे बैठाने के बाद तो ये सब करना पड़ता है ना। आप दिल्ली में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, तो ये मॉडल तो हमारे यहाँ भी। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत खबरें आई कि सूरत में एमएलए को वापस विड्रॉ करना पड़ा अपना नॉमिनेशन, बहुत प्रेशर था उनके ऊपर। क्या आप पर भी इस तरीके का प्रेशर डाला गया राजकोट में? सब बातें हो रही थी, लेकिन मजाल नहीं है, एक बार सामने आके तो देख ले। हमारा कैंडिडेट नहीं, कोई भी सौराष्ट्र वाले को आके एक बार बात तो कर ले। सौराष्ट्र वाले बहुत टफ है। नहीं, टफ नहीं, हम ईमानदारी से, हम बिकाऊ नहीं है, हम कोई उधारी या भिखारी का नहीं ले रहे। ये बोल रहे हैं ना रेवड़ी वाला, वो सब रेवड़ी वाला उसके पास है, पैसा देके एमएलए भी खरीदते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही भ्रष्ट तरीके की जो इमेज बनती जा रही है अरविंद केजरीवाल की, उनके मंत्रियों की। सत्येंद्र जैन मसाज पार्लर शुरू कर चुके हैं जेल में, और उनको मसाज पार्टी के नाम से बोला जा रहा है। आज स्कूल कांड वहां पर हो गया है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ईडी की रेड पड़ रही है। गुजरात में किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ का मॉडल यहाँ पर दिखाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। दिल्ली में गृह मंत्रालय किसके पास है? मनीष मंत्री के पास। गृह मंत्री कौन है? सेंट्रल के है। मसाज पार्लर ये चलाता है कि दिल्ली वाला चलाता है? मनीष सिसोदिया, अभी जो सत्येंद्र जैन को कोई मसाज वाला भेजा, वो आम आदमी के पास है। साला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं सर, वो जेल में ही एक रेपिस्ट था जो बैठ के सत्येंद्र जैन को मसाज दे रहा हूँ कि जेल हमारे आम आदमी के संचालन में नहीं है। जेल है, तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी के अंडर आता है सर। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री है। आता है, गृह में आता है। ग्रुप में मतलब गृह विभाग, यस, गृह विभाग में आता है, गृह विभाग में आता है। लेकिन सत्येंद्र जैन जी के दस्तखत के बगैर कोई भी प्रिजन से परोल नहीं ले सकता। ये भी संविधान का एक लॉ है जो लिखा हुआ है। आपसे डीजी तिहाड़ जेल सत्येंद्र जैन के अंडर आते हैं। एक बात और भी बोलता हूँ, मेरा मैं सवाल सिंप्लीफाई करती हूँ सवाल कि आप इस भ्रष्टाचार वाली जो छवि बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी, उसको कैसे यहाँ पर काउंटर करेंगे? एक चीज बताता हूँ, अभी मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर यहाँ कोई एक 50 करोड़ का कोई सरकार कोई म्यूजियम या कुछ बना देती है, उसका ओपनिंग का खर्च मोदी जी आते हैं, कितना है मालूम? 70 करोड़। जितना बना इससे 20 करोड़ और भी लगा देते हैं, कहीं गरीब झुपड़ी न, जोगी झुपड़ी न देख जाए। बस ये इतनी, डोम इतना बड़ा, लाइटिंग इतना बड़ा, एसी इतना बड़ा, तो ये करते हैं। वो भ्रष्टाचार नहीं देखते। अगर किसी ने ये थोड़ा सा हो गया, अभी मीडिया हमारे पास भी नहीं है, वरना ये दिखते नहीं। अगर मैं ये बताता हूँ ना कि 70 करोड़ का हमें कच्छ में उसने ओपनिंग किया, बताया एक भी मीडिया ने क्या किया? आज यहाँ भी इतना डोम खाली रहता है, साहब की रैली में रहता है, बताया कोई मीडिया? बता। मोरबी का हादसा तो मीडिया ने बताया। एक भी मीडिया ने, कहाँ जाता है मीडिया उस दिखाने में? कितना मोरबी का हादसा मीडिया ने, मैडम मोरबी का हॉस्पिटल में पेंटिंग हो रहा था, मीडिया ने दिखाया। क्या बात कर रहे हैं? मैडम, वो मीडिया को क्यों बताना पड़ा? क्योंकि हमारे लोकल, हमारा व्हाट्सएप, हमारा सोशल मीडिया, हमारा इंस्टा, हमारा फेसबुक इतना पावरफुल है, इसीलिए मीडिया ने को पीछे भी, ये लोग तो पहले खबर आ गई, तो आपने नहीं बताएगा तो आप पीछे हो जाएंगे। तो मुझे बताइए कि क्या आप किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं कैंपेनिंग करने के लिए आज की तारीख? आज के डेट में नोट ए सिंगल पर्सन हमें एक भी मीडिया में एड नहीं दिया,
हमारा फेसबुक, इंस्टा और हमारा जो हर रोज का काम है, हम लोगों को हम उसमें पुश करके हमारा इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और इतना हो रहा है कि हर हमारा एक गुजरात का एक सिस्टम है, हर 10 मिनट के बाद एक नया स्लाइड आता है। हर 10 मिनट के बाद आज पेपर की कोई खबर है, कोई भी गवर्नमेंट के एंटी गवर्नमेंट में प्रेजेंट कोई भी है, हम दिखाते हैं। और आप बताइए कि आप पाटीदार समुदाय से हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो पाटीदार आंदोलन था पिछली बारी का 2017 का, वो कहीं ना कहीं गुस्सा बीजेपी के खिलाफ शांत हो गया है? क्या आपको लगता है कि पाटीदार समाज जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा या थोड़ा बहुत बीजेपी में भी जा सकता है? अभी आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। पहले तो पाटीदार से एक पूरी सरकार नहीं है। हमारे जहां मैं लड़ रहा हूं, ये मैं पाटीदार है, मैक्सिमम पाटीदार है, लेकिन इससे ज्यादा 1,90,000 से करीब अदर कास्ट है, इससे ज्यादा है। तो अदर कास्ट सब मिलके वोटिंग करेंगे ना। पाटीदार से वोटिंग में कहाँ होगा? 50% मतदान होता है, 60% होता है, तो 25-30 हजार में से थोड़ी हम सीट निकाल देते हैं। तो सब लोग को साथ में लेकर चल के करना पड़ता है। रही बात पाटीदार गुस्सा या पाटीदार आंदोलन, तो जो आंदोलन कर रहे हैं उसने तो उसके अंदर अपने में ले लिया, अपने में हार्दिक पटेल सबको लेके, वरुण पटेल, हार्दिक पटेल सबको लेके कुछ न कुछ, किसी को टिकट या पैसा कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो अभी क्या पाटीदार कर रहा? तो कोई गुस्सा नहीं है पाटीदारों का भी? गुस्सा है, लेकिन हमारा जो पाटीदार उसमें बीजेपी में जितना चुन के गया है वो सब बिकाऊ है। बिकाऊ पाटीदार है। उसको पाटीदार से कोई लेना देना नहीं है, उसको गुस्सा से लेना देना नहीं है, किसी से कोई चीज से लेना देना नहीं है। तो सर एक आखिरी सवाल, असली पाटीदार कौन माना जाता है? असली पाटीदार उसे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सरदार पटेल जो था ना, वो पूरा देश का था, नॉट सिंगल पाटीदार कम्युनिटी का था। और जो असल पाटीदार है उसको कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ चीज का लेना देना नहीं है उसमें। तो ये थे शिवलाल जी, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और देखना ये होगा कि क्या यही कॉन्फिडेंस गुजरात की यानी कि राजकोट साउथ की जनता आम आदमी पार्टी पर दिखाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ की जो बातें हो रही हैं और कहा जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने तरीके से प्रचार करती हुई, अपने तरीके से लोगों से बातें करती हुई, क्योंकि चुनाव में बस अभी कुछ ही दिन रह गए हैं और पहले फेज की जो वोटिंग है वो राजकोट में भी होने वाली है। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट से मिलन शर्मा, आज तक।